तो दोस्त आप लोगों का जो बिलियन का क्वेश्चन बैंक है आप लोगों का पार्ट 2 में एकदम दिल से स्वागत है। और हम लोग जो है आज अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और हम आपसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो आप लोग पीछे का जो क्वेश्चन जो हो चुका है ना, वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं और सब कुछ बातों को क्लियरली रिवाइज कर चुके हैं। बात केवल क्वेश्चन को समझना नहीं है, बात उसके साथ आपको मेहनत करना है और उसको उस टाइप के क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। यदि उस पर कुछ अंक को बदल दे तो हो सकता है कि यदि आप क्वेश्चन को केवल रट रहे हैं तो आप लोग को नहीं क्लियर हो पाएगा। लेकिन क्वेश्चन से बारीकियों को कल समझे हुए और उस पर ज्यादा क्वेश्चन को और मेहनत किए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग का जो बिलियन का क्वेश्चन बैंक हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं कि इसमें लगभग 40 से 50% यदि आप लोग क्वेश्चन बैंक करते हैं तो 40 से 50% जो सवाल होता है इसी टाइप एकदम हूबहू होता है। तो यदि आप क्वेश्चन बैंक को करते हैं तो हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन हाँ, बशर्ते आपको क्वेश्चन को समझना होगा और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक एकदम बारीक एकदम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए देखना है। हम जानते हो सकता है कि बीच में पॉइंट में आपको ना समझ में आए तो बोले कि ना छोड़ो, अब हटाओ, अब दूसरा कुछ देखल जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। बीच में नहीं समझ में आए फिर भी आपको लगातार देखना है। ओके, तो चलिए आप लोग का पार्ट 2 में एकदम सच में दिल से स्वागत है और चलते हम लोग आगे। शायद आप लोगों को क्वेश्चन कुछ तक हद तक हुआ था, ये नहीं, हाँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने हुआ था। चलिए करते हैं यही। जो पहला ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जा रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। और कोई आपसे पूछ भी दे कि आदर्श विलयन, कोई आपसे पूछ भी दे कि आदर्श विलयन कहते किसको हैं, कोई आपसे ये भी पूछ दे कि आदर्श विलयन कहते किसको हैं, तो बोलेंगे वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। तो ये तो डिफिनेशन आप लोगों को थ्योरी में बताया गया होगा कि आदर्श विलयन क्या होता है। तो जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है HCl एवं H2O स्थिर क्वाथी मिश्रण है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहने का मतलब कि दोनों को मिलाने पर ये स्थिर ताप पर ही उबलता है। तो ऐसे में जो HCl की जो मात्रा होता है, जो होता है आप लोगों का 20 पॉइंट, सॉरी, HCl का जो मात्रा होगा वो हो जाएगा आपका क्या, 20.2%, 2% आप लोगों का हो जाएगा HCl। कोई पूछ दे जल कितना होगा, H2O कितना होगा, तो 100% में से घटा देंगे, यानी 78.8% हो जाएगा आप लोगों का। ओके, 79.8% हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजों को करना होगा। फिर बोल रहा है क्या, यही सवाल को फिर दोबारा पूछा है, देखिए क्या बोला गया है। स्थिर क्वाथी का जो इंग्लिश होता है, स्थिर क्वाथी का जो इंग्लिश होता है वो होता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण। यही क्वेश्चन रिवर्स है। स्थिर क्वाथी मिश्रण का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। यानी बोल रहा है कि जो निश्चित ताप पर उबलता है, जो निश्चित ताप पर संयोजन में, संयोजन मतलब दो चीज को जोड़ने पर, कौन कौन, जैसे HCl और H2O को जोड़ देने पर एक निश्चित ताप पर उबलता है बिना ताप परिवर्तन किए। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ओके, हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि ये भी दोनों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, चलिए ओके, चलिए देखते हैं। बोल रहा है क्या, किसी तरल में अउड़नशील, आप लोगों को शायद जो एग्जामिनर आप लोग जहां पर क्लास करते होंगे, अउड़नशील का मतलब होता है अवाष्पशील, अवाष्पशील। ओके, यानी जब किसी तरल में, तरल मतलब क्या, द्रव में, ठीक है, अवाष्पशील डाल को मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आता है। क्यों, जैसे होता क्या है ना कि जैसे पानी है, तो जैसे पानी में हम लोग क्या करते हैं, चीनी को डालते हैं, तो चीनी को डालने पर, चाहे पानी में नमक को डालने से होता क्या है, पानी को जैसे ही नमक को डाले ना, तो क्या होता है, पानी के अणुओं के बीच में स्थान होता है। पानी के अणुओं के बीच क्या होता है, स्थान, क्योंकि नमक तो ठोस है और पानी जो है वो द्रव है। ओके,
तो जो पानी का अणुओं के बीच का स्थान थोड़ा ज्यादा होता है ठोस की तुलना में। तो जैसे ही नमक डालेंगे ना तो वो छोटे छोटे कणों में टूटेगा और टूटने के बाद वो जाके जल के अणुओं के बीच का जो स्थान है उसमें जाके क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा कि जब किसी तरल में अउड़नशील ठोस को यानी जो वाष्प बन के ना उड़े उसी में रह जाए, तो क्यों रहने पर क्या होगा, उसके वाष्पता में क्यों कमी आएगा, क्योंकि जब हम लोग तरल में अउड़नशील ठोस को घुलाते हैं तो उसके अंतराण्विक स्थान, अणुओं के बीच का स्थान क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान में आकर समा जाता है या घुल जाता है, जिसके कारण उसके वाष्पता में क्या आता है, कमी आता है। यही आपका परफेक्ट आंसर है। क्यों कमी आता है, क्योंकि उसके जो द्रव होता है, द्रव के अणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसको अंतराण्विक स्थान कहते हैं। उस अंतराण्विक स्थान में वो अउड़नशील पदार्थ आकर समा जाता है, घुल जाता है, जिसके कारण वाष्पता में क्या आता है, कमी आता है। फिर बोल रहा है क्या आदर्श घोल या अनादर्श घोल क्या है। तो सबसे पहले डिफिनेशन की आदर्श घोल किसे कहते हैं। तो जैसे आदर्श घोल और अनादर्श घोल का सबसे बढ़िया डिफिनेशन ये है कि जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन करता है उसको आदर्श कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। इसके दो शर्त बहुत बहुमूल्य हैं। पहला शर्त कहता है कि आदर्श विलयन में जो होता है, पहला शर्त कहता है आदर्श विलयन में जो आयतन में जो परिवर्तन होता है वो नहीं होता है। यानी जो डेल आयतन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, भी, यानी इसका जो आयतन में परिवर्तन होता है नहीं होता, ये पहला शर्त। ये भी लिख दीजिएगा आदर्श विलयन क्या है, तो जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसका आदर्श विलयन कहते हैं। पहला शर्त इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा इसके एंथैल्पी परिवर्तन। दूसरा नंबर जो शर्त है डेल्टा परिवर्तन को बताता है, और एंथैल्पी को हम लोग डेल एच से दिखाते हैं। यानी एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है। यानी ना तो इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और ना ही इसके आयतन में। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ सकता है किस विलयन में आयतन में परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन दे देगा आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। तो फिर आप लोग ताकेंगे कि हुआ क्या, आप समझेंगे तो ना बातों को क्लियर कर पाएंगे। तो आपको समझना होगा, आप यदि चीजों को समझ पाते हैं तो आप लोग इजी वे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और अनादर्श विलयन किसे कहेंगे, तो जो, फिर से गौर कीजिएगा और कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं बातें को पीछे करके, कि वैसा घोल चाहे वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। शर्त नंबर 1, इसके आयतन में परिवर्तन होता है और इसके एंथैल्पी में परिवर्तन भी होता है, दो शर्त। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, यहाँ से बहुत सारा आई थिंक ऑब्जेक्टिव है। चलिए, और ये ऑब्जेक्टिव सब शानदार ही होंगे। चलिए पहला सवाल पर आते हैं, और इस टाइप का पता नहीं बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा सवाल है। ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है इस टाइप का बहुत सारा सवाल आएगा, और लेकिन हम आपको एक ऐसा जादू सा ट्रिक देंगे ना, जादू सा ट्रिक देंगे ना कि आप उसको एकदम आसानी से एकदम खुआ मलाई जैसे कर सकते हैं। तो पहले समझिए कि ये विलयन का हिमांक में अवनमन, पहले समझिएगा 4 अनुषंग गुणधर्म होते हैं। कौन कौन, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा नंबर क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। पहला तो बार बार क्वेश्चन घुमा के यही बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुषंग गुणधर्म है कि नहीं है। तो चारों अनुषंग गुणधर्म को याद रखिए। पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी होना। अवनमन का मतलब क्या हो जाता है, कमी होना। यदि जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि का लिख दे रहा बड़ा गुजू मुजू, तो आप लोग पढ़ाया गया होगा कभी ना कभी पीछे, आप पढ़े हैं तो ही तो क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, या फिर लिख लीजिए जो बोला गया है। पहला बोला गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आप लोग कॉपी किताब लेके साथ बैठेंगे। पहला जो है वाष्प दाब में क्या, आपेक्षिक
पहला जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पहला जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा जो है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा जो है हिमांक में अवनमन, और चौथा जो है वो क्या है, परासरण दाब। चार डिफिनीशन है। पहला वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा जो है क्वथनांक में उन्नयन है, तीसरा का जो है हिमांक में अवनमन है, और चौथा जो है वो परासरण दाब है। यानी चारों जो होता है अनुसंग गुणधर्म होता है। बोले अनुसंग गुणधर्म मतलब क्या? तो जो गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसी को बोलते हैं अनुसंग गुणधर्म। और पता है ये अनुसंग गुणधर्म जो होता है, तो अनुसंग गुणधर्म जो होता है ये वान ठॉफ गुणांक, समझिएगा ये वान ठॉफ गुणांक क्या है, बहुत काम का चीज है और उसी पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछेगा। वान ठॉफ गुणांक, वान ठॉफ गुणांक मीन्स आई। इस वान ठॉफ गुणांक का क्या फॉर्मूला होता है? संगुणन, संगुणन मतलब होता है जुड़ना, वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। संगुणन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटा में संगुणन या वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या। पहले यही समझ लीजिए कि वान ठॉफ गुणांक क्या है, क्योंकि अनुसंग गुणधर्म, ध्यान से देखिएगा, नोट में भी डाल के लिखिएगा कि अनुसंग गुणधर्म जो होता है वान ठॉफ गुणांक के समानुपाती होता है। यानी जिसका वान ठॉफ गुणांक जितना ज्यादा होगा उसमें अनुसंग गुणधर्म उसका उतना ही ज्यादा होगा। चाहे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव देख किसका अधिक है, तो जिसका वान ठॉफ गुणांक अधिक होगा। और वान ठॉफ गुणांक किसका अधिक होगा? जिसमें संगुणन या वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या ज्यादा होगा। चाहे जुड़ने के बाद अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाए, चाहे टूटने के बाद अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाए। बोले कि जुटना टूटना क्या है, तो चलिए एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखिए एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने आपका एग्जांपल लिया, एक लिए हमने H2, एक एग्जांपल लिए H2SO4 का, और एग्जांपल लिए यहाँ पर NaCl का। ओके, एक एग्जांपल लिए किसका? H2SO4 का, और एक एग्जांपल लिए हम NaCl का। चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 भाग में टूट जाएगा और SO4 जो है 1 भाग में टूट जाएगा। यानी इसका जो अणुओं की संख्या 2 है और इसका अणुओं की संख्या कितना है? 1। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं? वान ठॉफ गुणांक। वान ठॉफ गुणांक मतलब क्या कि संगुणन, ये तो टूटा हुआ है, टूटने वाला एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर जुटने वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि Na+ और फिर Cl-, ये जुट कर क्या बना? NaCl बना। ओके, दोनों एग्जाम्पल पर गौर करेंगे और शायद चीजों का आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, क्रिस्टल एकदम पूरा एकदम साफ तरीके से क्लियर हो जाएगा वान ठॉफ गुणांक क्या। उस पर सभी, उसके बाद सभी क्वेश्चन को एकदम इजी वे से हम लोग कर सकते हैं, एकदम इजी वे से, एकदम इजी। चाहे इस तरीके से कितना भी क्वेश्चन पूछ देना तो आप लोग बना पाएंगे। चाहे कोई भी आप लोग कोई भी आप क्वेश्चन रैंक उठाए, चाहे आप कोई गेस्ट पेपर उठाए, सब क्वेश्चन को कर पाएंगे इस टाइप का पूछेगा। तो वान ठॉफ गुणांक को समझ लीजिए। वान ठॉफ गुणांक क्या होता है? संगुणन या वियोजन। चाहे ये टूटे, देखो एगो बा है जबा आ एगो टूट के कगो बनल बा? दूगो। एगो हाथ ना बढ़ल लड्डू बा, टूट के छोटी छोटी लड्डू बन गई। यानी ये जो है ना, ये टूट के 2 बना, तो टूटा, तो ये जो हुआ इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन। और ये 2 था और 2 मिलके एगो हुआ, तो क्या हो गया? संगुणन। तो पहले समझिए वियोजन मतलब क्या। वियोजन मतलब होता है टूटना, और संगुणन मतलब क्या होता है? जुटना। लेकिन चाहे टूटे या चाहे जुटे, बाद के अणुओं की संख्या को ऊपर रखना है, अब पहले की संख्या के अणुओं की संख्या को नीचे। तो बताइए इसमें अणुओं की संख्या बाद में क्या होगा? 2 व 1 3। तो बाद के अणुओं की संख्या कितना रखेंगे? ऊपर। और पहले अणुओं की संख्या कितना था? 1। तो 3 को 1 से भाग दिए तो कितना हो गया? 3। कब? जब वियोजन हुआ तब। हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो कि क्या लिख ले बने, एकदम छोटी छोटी क्या लिख ले बने, तो वियोजन लिखा गया है। और देखिएगा संगुणन मतलब क्या कि बाद में कितना हुआ? 1, और पहले कितना था? 2। तो जब भागा दिए तो कितना हो गया? 0.5। यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव निकलेगा। तो यहाँ पर जो आई का जो मान निकला वो क्या हुआ? 1 से क्या हुआ? बड़ा, क्योंकि आई का मान कितना है? 3, जो 1 से क्या है? बड़ा।
यानी वियोजन में आई का मान 1 से बड़ा होता है। वियोजन में आई का मान 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वियोजन में टूटता है और टूटने के बाद अणुओं की संख्या बढ़ जाता है। और आप लोगों को बताया गया अनुसंख्य गुणधर्म वान ठॉप गुणांक के समानुपाती होगा। जिसका अणुओं की संख्या ज्यादा होगा उसका अनुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होगा, जिसका अनुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होगा उसका वान ठॉप गुणांक भी ज्यादा होगा, माने सब ज्यादा। ठीक, और कुछ ना बुझा है, एक बार फिर से चलिए सब भुला दीजिए। चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वान ठॉप गुणांक मतलब होता है चाहे जुटे चाहे टूटे उसके बाद के अणुओं की संख्या को ऊपर लिखिएगा, और चाहे जुटे चाहे टूटे पहले के अणुओं की संख्या को नीचे रखेंगे। तो चलिए इसमें क्या किया हुआ, टूटा है तो टूटने के बाद कहो तो हो गया 2 1 3, तो 3 को ऊपर रखें, और जुटने के बाद पहले तो नीचे, तो 3 को 1 से भाग देते कितना हो गया 3। ओके, और वही बात इसमें आप लोग देखेंगे NaCl में क्या हो गया कि दोनों मिलकर कितना बन गया 1, तो बाद में कितना हुआ 1 और पहले कितना था 2, तो भागा दिया 0.5, ये तो 1 से छोटा हो गया ना। यानी जो यहाँ पर आई का जो मान निकाले वो 1 से छोटा हुआ, तो 1 से छोटा मतलब क्या, संगुणन। यानी संगुणन में आई का जो मान होता है 1 से छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि आई का मान 1 से छोटा है तो क्या होगा, संगुणन की वियोजन, तो संगुणन। और जब आई का मान 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, वियोजन। ओके, इतना क्लियर हुआ कि ये वान ठॉप गुणांक क्या होगा। तो वान ठॉप गुणांक का मान किसमें ज्यादा हो रहा है, संगुणन में कि वियोजन में? तो बोले कि सर वियोजन में ज्यादा होगा। तो हम लोग बार बार अणुओं को तोड़ के देखेंगे कि अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा आ रहा है। जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा आएगा उसका अनुसंग गुणधर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। बोले अनुसंग गुणधर्म ये क्या होता है, तो 4 गो अनुसंग गुणधर्म है, चारों अनुसंग गुणधर्म को याद रखे। कौन कौन बोलते रहेगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान क्या होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान। दूसरा क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या होगा, हिमांक में औनमन क्या होगा, हिमांक में औनमन। चौथा क्या होगा, प्रासरण दाब। एक बार फिर से बोलिए, क्या क्या बोले, वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा क्या होगा, हिमांक में अनुमान, चौथा क्या होगा, प्रासरण दाब। ये चारों जो प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताया गया है, जब भी टूटने के बाद अणुओं की संख्या ज्यादा होगी ये चारों गुणधर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोलेंगे तब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तब चलिए सुनिएगा, बोल रहा है क्या, 0.1 एम ग्लूकोज। सबसे बात ये ध्यान दीजिएगा, चाहे वो ग्लूकोज आए, चाहे वो सुक्रोज आए, चाहे आपका यूरिया आए, चाहे आपका चाहे ये तीनों चीज पहले तो आए, तो ये तो पहले टूटता ही नहीं है, ये आयन में टूटेगा ही नहीं। तो जब टूटेगा ही नहीं तो बाद में कैसे जानेंगे कौगो अणु है, टूटेगा चाहे जुटेगा तब ना जानेंगे कि कौगो बाद में हुआ कौगो पहले। तो ये जब जुटबे टूटबे नहीं करेगा तो हई वाला तो टूटबे नहीं करेगा, तो इसका कहानी खत्म करते हैं। तो कौन टूटेगा, हई MgCl2। चलिए MgCl2 को देखिए, तोड़ के देख रहे हैं, MgCl2 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। Mg टूटा, Mg2 प्लस प्लस Cl टूटा, Cl माइनस, लेकिन बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा देंगे 2, यानी बाद में अणुओं की संख्या कितना हुआ 3 है, पहले का था एगो, हई तो टूटबे नहीं किया, इसका मतलब 0। तो बताइए 3 बड़ा कि 0, कि दोनों बराबर है, तो कौन ज्यादा होगा। तो बोल रहा है कि समान होगा, कि 2 गुना होगा, कि लगभग 3 गुना होगा, कि एक भी नहीं। तो आपको ये बात सीख लेना होगा कि लगभग कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, लगभग, ये तो टूटबे नहीं किया, लगभग कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। बोले कि अरे सर 0 कैसे बोल दिए, 0 क्या होगा, नहीं मतलब कि जब टूटा ही नहीं, जब ना तो टूटा ना तो जुटा, यानी पहले भी 5 तो अभी भी 5, पहले 1 तो अभी भी 1, तो आई का मान सॉरी 1 होता है, देख लीजिएगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा, 1 होगा, 1 1 1। क्यों बोले, क्यों, क्योंकि हम बोले कि पहले भी अणुओं की संख्या यानी वियोजन के मतलब टूटने या जुटने के पहले अणुओं की संख्या 2 था, अभी भी अणुओं की संख्या कितना हो गया 1। तो ना तो ये टूटा है और ना ही जुटा है, क्योंकि जुटता तो कम हो जाता बाद में, और टूटता तो ज्यादा हो जाता, लेकिन ना तो जुटा और ना ही टूटा, इसका मतलब दोनों समय बराबर था। तो जब ऐसा हुआ तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी ग्लूकोज तो टूटेगा ही नहीं, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और MgCl को टूटे तो कितना हो गया 3। तो क्या बताइए 1 और 3 आपस में बराबर है, नहीं, तो कितना गुना है, लगभग 3 गुना, यानी 1 का कितना हो गया C। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म है। तो आप लोग जानते हैं 4 गो अनुसंग गुणधर्म बताया, उसमें चौथा है प्रासरण दाब। फिर बोल रहा है कि इसका वान ठॉप गुणांक का मान निकाल के बताइए। चलिए हम लोग तोड़ते हैं, और जब तोड़ना सीख गए तो आप लोग वान ठॉप गुणांक का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए आई का वैल्यू निकालने के लिए तोड़ेंगे, CaNO3
2 को तोड़ेंगे। तो चलिए कैसे टूटेगा, देख लीजिए। CaNO3 को तोड़ रहे हैं, CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस। चलिए तोड़ते हैं। ओहो, नीचे CaNO3 होल ट्वाइस को तोड़ते हैं। तो Ca तो टूटता है, Ca टूटता है Ca2 प्लस। अगर बोले कैसे कैसे अपने अपने तोड़ दे रहे हैं, नहीं इसी के अनुसार यहाँ पर 2 गो है तो वहां पर 2 गो आयन लिखेंगे, और NO3 हो गया। और ये जो NO3 हो जाएगा तो किसमें टूटता है, NO3 टू NO3 माइनस में, सॉरी NO3 माइनस होता है, और आगे बैलेंस करने के लिए क्या लगा दे, 2। तो बताइए इसका 1 और इसका कितना हुआ, 3। तो वानठप गुणांक क्या निकलता है, वानठप निकलता है कि टूटने के बाद चाहे जुटने के बाद अणुओं की संख्या। तो बाद में कहोगे होगा 2 1 3, अब पहले कहोगे था, आगे बात देखिए ही आगे का अणुओं की संख्या बताता है। बाद में कितना था, पहले कितना था 1, यानी वानठप गुणांक का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हो जाएगा इस प्रकार से, यानी CaNO3 में जो वानठप गुणांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3। और आप लोगों से और कुछ कुछ सवाल पूछ देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से सवाल आता है एग्जाम में, इस तरीके से सवाल आता है। चलिए हम आप लोगों से और कुछ कुछ छोटा छोटा सवाल पूछ रहे हैं। बताइए कि किसका परासरण दाब अधिक होगा, आप बताइए। हमने आपको 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन ए नंबर दिए कि बताइए 0.1 m HCl का अधिक होगा। बी नंबर ऑप्शन दिए 0.1 m Na2CO3 का होगा। सी नंबर 0.1 m यूरिया का होगा। डी नंबर 0.1 m फिनॉल का होगा। तो चलिए 4 चीजों का पहले तो टूटवे नहीं करेगा, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो सुक्रोज हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, और चाहे वो फिनॉल हो, तो हाई वाला टूटवे नहीं करेगा। ना तो यूरिया टूटेगा, तो हाई सब के लिए वानठप गुणांक का मान कितना होता है, 1। तो ये सब का बातें कहानी खत्म करें, ये सब होइबे नहीं करेगा। तो बच गया 2 गो। अब 2 गो तोड़ने के बाद देखते हैं जिसका भी आई का मान ज्यादा होगा वो चारों ज्यादा होगा। कौन कौन, चाहे वो हिमांक मौनमन पूछे, चाहे परासरण दाब पूछे, चाहे वो क्वथनांक मूल्यन पूछे, चाहे आपका हिमांक मौनमन पूछे, चारों। चलिए हम पूछे थे कि बताइए कि इस किसमें परासरण दाब अधिक होगा। तो चलिए तोड़ते तो हैं। HCl को हमने तोड़ा, तो एगो H प्लस में टूटा, एगो Cl माइनस में टूटा। तो टूटने के बाद अणुओं की संख्या कितना हो गया, 2। अब पहले का था 1, तो 2 से भाग देते, इसका आई का मान कितना आया, 2। और इसका आई का मान निकालते हैं Na2CO3। चलिए तोड़ते हैं। Na जो टूटा प्लस में टूटा, बैलेंस करने के लिए 2 लिखते हैं, प्लस CO3 2 माइनस में। तो बताइए बाद में कौन होगा, 2 1 3। अब पहले कौन था 1, तो जब भागा दिए तो यहाँ पर जो आई का मान है कितना आ गया, 3। इसमें आई का मान 2 है, इसमें आई का मान 3, तो किसका वानठप गुणांक ज्यादा होगा, Na2CO3। और जिसका Na2CO3 जिसका वानठप गुणांक ज्यादा होगा उसका चारों अनुसंग गुणधर्म ज्यादा होगा, चाहे कौन पूछे, चाहे हिमांक मौनम पूछे। यानी आपका ट्रिक यही है कि आपको देखिए कि किसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है, जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगा उसका ही अनुसंग गुणधर्म चारों ही पूछता है। चलिए इस टाइप का शायद हो सकता है आगे क्वेश्चन आपको मिले, तो हम आपको दिखाएं क्वेश्चन की है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ होगा। हाँ एक क्वेश्चन तो है, देखिए जैसे अनुसंग गुणधर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर। चलिए अच्छा है, पूछा है तो बहुत बढ़िया है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जलीय घुल में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, किसका क्वथनांक क्या है, अधिकतम होगा। तो क्वथनांक कहने का क्वथनांक वो चारों अनुसंग गुणधर्म का ही ना सवाल है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान, दूसरा क्वथनांक मूल्य, तीसरा हिमांक मूल्य, चौथा क्या हो जाएगा, परासरण दाब। तो ये बोला क्या है, क्वथनांक अधिकतम होगा। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं। NaCl में कौगो टूटेगा, एगो Na है, एगो OH है, यानी इसमें टूटेगा कौगो, 2 गो। हाई NH4 एगो है, NO3, तो इसमें भी कौगो टूटेगा, 2 गो। हाई वाला Na2 माने 2 गो, SO4 यानी इसमें कौगो टूटेगा, 3 गो। आ इसमें K एगो, NO3 एगो। बोले कि सर कैसे चीन गई जाता, 4 गो बा, ये जे 3 गो बा, ई सब ना है ना, ई OH है, ई सब मूलक है, NO3 मूलक है, SO4 मूलक है, NO3 मूलक है। ई ना कि 3 गो अणु बा, नहीं है ऐसा, ये मूलक होता है। ओके, तो इसमें 2 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें 3 गो है, और इसमें भी कौगो है, 2 गो। यानी किसका हमारा जो मान आया, यानी तोड़ने पर अणुओं की संख्या किसका ज्यादा आएगा, तो इसका 3। जिसका वानठप गुणांक ज्यादा होगा उसका अनुसंग गुणधर्म ज्यादा होगा, यानी क्वथनांक किसका अधिकतम होगा, तो आंसर नंबर बी। चलिए इस टाइप का और शायद क्वेश्चन होगा तो करा रहे हैं। चलिए एक सवाल यहाँ पर दे ही दिया है।
और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, बताइए इसमें क्या आंसर होगा, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। 2013 में पूछा और 22 में पूछा है। जिसका वार्नहोफ गुणांक ज्यादा होगा उसी का मान ज्यादा होगा। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो K2 मतलब 2 गो SO4 ये आयन है, यानी 2 है, कितना हो गया 3। तो टूटेगा तो बाद में 3 गो होगा। Na एगो है, Cl भी एगो है, तो 2 यूरिया टूटबे नहीं करेगा, ग्लूकोज टूटबे नहीं करेगा। तो बताइए इसमें 3 गो है, इसमें एगो है, तो किसका वार्नहोफ गुणांक ज्यादा होगा, K2SO4 का। इसलिए हिमांक मोनोमन क्या है, अनुसंग गुणधर्म है। तो ज्यादा किसका होगा, K2SO4 का। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं और आप लोग आई थिंक सोच लिए होंगे, पूरा एकदम क्रिस्टलिक क्लियर हो गया होगा कि होगा क्या। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया था। और हम सवाल बोल रहे हैं क्या कि पहाड़ों पर जाने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। यानी यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, तो ऊपर जाने पर पता चल रहा है कि 80 डिग्री सेल्सियस उबलने लगा, ऐसा क्यों। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो जाता है, घटता है। ओके, ऊपर जाएंगे तो दाब का मान घटेगा और समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो दाब का मान बढ़ता है। यानी ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए क्वथनांक क्या हो जाता है, कम। फिर बोल रहा है कौन सा अनुसंग गुणधर्म है, तो ना तो अर्धायु है, ना चलकता है, ना पृष्ठराव है, क्या है, परासरण। चारों तो पता ही है। चलिए यहाँ से सवाल बन रहा है और आप लोग एक क्वेश्चन तो ज्यादा क्लियर करना होगा। बोल रहा है परासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा, आप लोग को तो बताया गया ये पाई भी बराबर NRT द्वारा, यही तो समीकरण बताया गया है। लेकिन ये गुना में भी इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यानी पाई बराबर N बटा में भी R इंटू क्या हो गया T। पता है ये N बटा भी, N जो है मोलों की संख्या और भी जो है आयतन, ये फॉर्मूला होता है विलियन का आयतन का। यानी पाई बराबर हो जाएगा CRT। पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT। तो पाई को हम लोग कोई कोई किताब पाई से दिखा रहा है और कोई कोई किताब जो है इसको दिखा दिया है किससे, पी से। तो पी बराबर CRT भी हो सकता है, यानी आंसर नंबर ए। यहाँ पर पाई को परासरण दाब को पी से ना, पाई से ना दिखा, किससे दिखाया गया है, पी से। प से परासरण दाब, प से पाई या प से पी हो। अब जो आप लोगों को पसंद है कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बोल रहा है कि वार्नहोफ गुणांक इतना है तो विघटन स्तर क्या होगा। ये न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा लेंदी है, 2018 का सवाल थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था। तो इसका जो भी आंसर होगा आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि विघटन स्तर का फॉर्मूला होता है, वार्नहोफ निकालना होता है उसके बाद। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और जो भी आंसर होगा आप लोग याद रखेंगे। बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो चूंकि बड़ा हो चुका है। तो जो भी इसका आंसर होगा आप लोग याद करने का प्रयास करेंगे। जिसको वार्नहोफ गुणांक यदि निकालना आता है तो आप लोग सर्च करेंगे कि विघटन स्तर का क्या फॉर्मूला होता है और आप लोग पुट करके निकाल लेंगे। फालतू के समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। ये सवाल है, एक घोल जिसका परासरण दाब इतना है और वायुमंडलीय दाब इतना है, तो बताइए घोल का सांद्रण क्या होगा। घोल का सांद्रण यानी सांद्रता पूछा है। सांद्रता मतलब क्या, मोलरता। तो अभी आप लोग पढ़े हैं क्या, पाई बराबर फॉर्मूला होता है CR और क्या होता है T। तो चलिए आपको क्वेश्चन में ताप भी दे दिया है और R नियतांक होता है 0.0821 और C का जो है मान पूछा गया है। तो जब C का मान पूछा गया है तो गुना में RT है, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। यानी पाई बटा में क्या हो जाएगा, R और गुना T। चलिए पाई का फॉर्मूला कितना है, पाई का फॉर्मूला दिया 0.0821, यानी वैल्यू ही दे चुका है। चलिए आसान है, चलिए कर लेते हैं नीचे। तो आप लोग का फॉर्मूला बना C बराबर पाई बटा में R इंटू टी। पाई का फॉर्मूला ही दे चुका है 0.0821 दे ही चुका है और R का फॉर्मूला इतना ही होता है 0.0821। और जो टेम्परेचर दिया गया है, कितना टेम्परेचर दिया गया है, 0.300 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है, 300 केल्विन। तो यहाँ पर रखिए 300 केल्विन, बस हो गया। तो चलिए ये तो खत्म ही हो गया और एक को भागा देना है 300 से। चलिए एक को भागा दे 300 से तो 0.0 होगा, फिर 0, फिर 0, यानी 0.00 और ये 33 का लाइन लगता चला जाएगा। यानी आपका आंसर जो होगा आई थिंक 0.033 हो जाएगा। आप लोग इस न्यूमेरिकल को करेंगे। बस आज के लिए ये ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट है इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।